student, how are you? Today we are going to start a new chapter, that is theory of specific heat of a solid. अब ये थ्योरी क्या कहती है, जैसे कि आप सबको एक बात पता है कि अगर हम कोई भी सॉलिड कंसीडर करते हैं तो सॉलिड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बट एक्चुअल में जितने भी एटम किसी भी सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे स्टेशनरी कभी भी नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सारे एटम मोशन में हैं। यहाँ पे एटम के मोशन के कारण हमारे फिजिक्स में बहुत सी न्यू स्टडीज आई हैं, जिसमें से एक स्टडी है लैटिस स्पेसिफिक हीट। अब लैटिस स्पेसिफिक हीट के कॉरस्पॉन्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है अगर कोई भी एटम मोशन में है तो डेफिनेटली वो या तो हीट को सप्लाई कर सकता है या हीट को रिमूव कर सकता है। और अगर कोई भी पार्टिकल हीट को रिमूव करता है तो उसका एक मोशन होता है। वो मोशन किस टाइप का मोशन होता है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप का मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मीन्स क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का। जैसे आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम में क्या किया है, सिंपल पेंडुलम में हम एक थ्रेड की हेल्प से एक बॉब को कनेक्ट करते हैं और ये बॉब होता है वो इस टाइप से मूव करता है और इसके मोशन किससे अकॉर्डिंग होता है, किसी पर्टिकुलर मीन पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मोशन स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जितने भी सॉलिड के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोशन होता है, जिसके कारण वो हीट को रिमूव या सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये वाला मॉडल आया, इस मॉडल के बारे में क्लासिकल ने अपने व्यूज दिए और क्वांटम ने अपने व्यूज दिए। क्लासिकल के अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट है ड्यूलंग पैटिटिट, उन्होंने ड्यूलंग पैटिटिट के बेसिस पे एक मॉडल दिया जिसको ड्यूलंग पैटिटिट मॉडल कहा गया। ड्यूलंग पैटिटिट मॉडल के कारण क्या कहता है ये मॉडल, इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी सॉलिड किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर पे कंसीडर करके चले और यहाँ पर जितने भी सॉलिड हैं उनका मोशन इस टाइप का मोशन होगा कि एक एटम का मोशन दूसरे एटम के मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट मोशन होगा। सेकेंड थिंग, अभी हमने पीछे बात पढ़ी, जितने भी एटम मोशन में होते हैं तो वो एनर्जी को या हीट को रिमूव भी करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एनर्जी रिमूव होगी, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में रिमूव होगी, एनर्जी हमेशा कॉन्टिन्यूटी में या कॉन्टिन्यूस रेंज में रिमूव होती है। ये किसका कहना था, ये ड्यूलंग पैटिटिट मॉडल का कहना था। लेकिन बाद में क्वांटम थ्योरी के अंदर एक साइंटिस्ट आए आइंस्टाइन, उन्होंने अपना मॉडल दिया आइंस्टाइन मॉडल। आइंस्टाइन मॉडल क्या कहता है, आइंस्टाइन मॉडल ये कहता है कि हर एक एटम का मोशन दूसरे मोशन को डिस्टर्ब नहीं करता, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन इसने ये बात कही यहाँ पर जो एनर्जी रिमूव होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो क्या होती है, वो डिस्क्रीट होती है। और डिस्क्रीट एनर्जी को हम क्वांटाइज्ड एनर्जी भी बोलते हैं। अब डिस्क्रीट एनर्जी का मीन क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पहला एटम आया उसने अपनी एनर्जी रिमूव की, वो मान लो इस टाइप से रिमूव की, तो जो सेकंड एटम रिमूव करेगा वो कुछ इस टाइप से करेगा। मीन्स कहने का क्या मतलब है, पहले वाली एनर्जी और न्यू एनर्जी के बीच में एक एनर्जी गैप होगा, वो क्या होगा, वो एच न्यू का। इसके अकॉर्डिंग अगर हम थर्ड कोई एटम लेके चले वो भी एनर्जी को रिमूव कर रहा है और उसका भी गैप विद द सेकंड एनर्जी एच न्यू ही होगा। तो हम यहाँ पे ये इस टाइप की एनर्जी को क्या कहते हैं, इस टाइप की एनर्जी को क्वांटाइज्ड एनर्जी बोला जाता है। तो ये बात किसने कही थी, ये बात आइंस्टाइन ने कही थी। आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी कि एटम का मोशन इंडिपेंडेंट होता है एंड सेकेंड थिंग इनमें जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो क्वांटाइज्ड होती है। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे डिबाई, उन्होंने अपना मॉडल दिया जिसको नाम डिबाई मॉडल पड़ा। डिबाई मॉडल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कहा जाता है, डिबाई मॉडल ये कहता है कि एक एटम का मोशन दूसरे एटम के मोशन को डिस्टर्ब करता है, राइट मीन्स यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है। साथ में इसने ये बात कही थी कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, ड्यूलोंग के अकॉर्डिंग एनर्जी की रेंज कॉन्टिन्यूस होती है और मोशन इंडिपेंडेंट होता है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी की रेंज क्वांटाइज्ड होती है बट मोशन इंडिपेंडेंट होता है। बट डिबाई मॉडल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की रेंज क्वांटाइज्ड होती है बट मॉडल डिपेंडेंट होता है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये तीन थ्योरी आई तो इसके कारण हमारे पास यहाँ पे तीन मॉडल बन गए। अब हम यहाँ पे वन बाय वन हर एक मॉडल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूलोंग एंड पैटिटिट मॉडल। ड्यूलोंग पैटिटिट मॉडल की एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये कहती है द प्रोडक्ट ऑफ द
atomic weight and specific heat of an element at a constant volume is constant for a large number of elements in a solid form and the value of this product is nearly equal to 6. What does it mean? यहाँ पर हमने दो क्वांटिटी लेके चले हैं, एक लेके चले हैं एटॉमिक वेट, सेकंड लेके चले स्पेसिफिक हीट। हमने कोई सॉलिड कंसीडर किया, उस सॉलिड की हमने एटॉमिक वेट ले लिया और स्पेसिफिक हीट ले लिया, और अगर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट के टाइमिंग पे ये ध्यान रखना वॉल्यूम हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट का जब प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास जो आंसर है वो 6 के इक्वल आया। ये किसने कहा था? ये कहा था ड्यूलोंग और पैटेटेट मॉडल ने। यहाँ पर हमने कौन सी दो क्वांटिटी ली? एक तो हमने लिया एटॉमिक वेट, एक हमने लिया स्पेसिफिक हीट। इसके प्रोडक्ट को कंबाइन करके एटॉमिक स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक न्यू डेफिनेशन बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पैटेटेट मॉडल द एटॉमिक स्पेसिफिक हीट द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर इज इक्वल टू 6। लेकिन हर एक जगह एक्सेप्शनल केस हमेशा लाई करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। लाइक हमने एक सॉलिड कंसीडर किया, वो सॉलिड कौन सा है? वो सॉलिड हमने जो यहाँ पे कंसीडर किया है वो हमारे पास डायमंड है। डायमंड के केस में क्या था, हमारे पास जो वैल्यू ये 6 थी वो 6 नहीं आ रही, वो 1.46 आ रही है। इस केस को डिस्कस करने के लिए इस साइंटिस्ट ने जो अपनी स्टडी की वो एक्चुअल में 60 एलिमेंट पे की। अब 60 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका एटॉमिक स्पेसिफिक हीट का आंसर आ रहा था वो 5.38 से लेके 6.93 आ रहा था, और जब हमने इसका एवरेज कैलकुलेट किया तो वो एवरेज क्या बना? 6.15 बना, और 6.15 कैन बी approximate can be written as 6. So that means the product of this value is always 6. But only for the diamond and silicon there are these two exceptional case जहाँ पर ये वाली वैल्यू 6 लाइट नहीं करती। अब हमने जो ये बात बोली है कि जो एटॉमिक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 6 होती है, अब हम इस चीज़ को यहाँ पे डिराइव करते हैं। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है डेरिवेशन ऑफ ड्यूलोंग एंड पैटेटेट लॉ फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा? क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मोशन वन एटम का दूसरे मोशन को डिस्टर्ब नहीं करता। सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ी, जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूटी में एनर्जी होती है। अब यहाँ पर कौन सा हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं? सारे के सारे एटम मोशन में हैं, और मोशन के कारण वहाँ पर कौन सी एनर्जी आती है? वहाँ पर हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी हम कंसेप्ट लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, थर्मल एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, CV इज इक्वल टू dQ/dt। यहाँ पे dQ की जगह हम dE भी लिख सकते हैं। यहाँ पे Q की जगह E क्यों लिखा? Q यहाँ पे हीट को रिप्रेजेंट करी है, और E यहाँ पे क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई की जाती है तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। अगर आप हीट ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने कोई सॉलिड कंसीडर किया, उस सॉलिड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो हम यहाँ पर n लेके चल रहे हैं, और हर एक सॉलिड का जो एटम है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक ही एटम कंसीडर करके चलते हैं तो एक एटम के लिए आपके पास कितनी डायरेक्शन है? एक x डायरेक्शन है, एक y है, एक z है। इसका मतलब एक एटम के लिए आपके पास 3 केस है, और अगर हम यहाँ पे n एटम लेके चल रहे हैं इसका मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी टोटल डायरेक्शन होगी? वो आपके पास टोटल डायरेक्शन यहाँ पे 3n होगी। अब हमारा एम इसको कैलकुलेट करना है, मीन्स जो हमने पीछे बात की है कि जो एटॉमिक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 6 होती है उसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट कैसे करें? हमने लेट कर दिया कि कोई एक ही एटम है और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी हम वो डायरेक्शन x लेके चल रहे हैं, तो इसके लिए जब भी कोई एटम मोशन में होता है और डेफिनेटली वो अपनी पोजीशन को भी चेंज करता है, तो वहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने एक हाफ mv² पढ़ा है, और काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है दिस इज इक्वल टू p²/2m। अब दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों ने स्प्रिंग के केस में फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ kx²। ठीक है। अब यहाँ पे एक और रिलेशन होता है ओमेगा का, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू √k/m। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो दोनों साइड पहले स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, दैट मीन्स के क्या बन जाएगा, एम इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू जो आपके पास तो ये बन जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इस x की जगह पे इन्होंने q का यूज किया है। q जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करी है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने जो लिया ये एक एटम की एनर्जी किसी एक डायरेक्शन में थी। अगर हम इसी एटम की एनर्जी तीनों डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो तीनों डायरेक्शन का इंडिविजुअल कैलकुलेट करके उनको ऐड कर दो, या फिर हम यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे लॉजिक ले रहे हैं वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ले रहे हैं। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आपके पास ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिक्स है, ये आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की टाइमिंग पे पढ़ा था। अब ये वाला फॉर्मूला या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला ही फॉर्मूला हम क्यों लेके चले, क्योंकि हम जो यहाँ पे थ्योरी लेके चल रहे हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स की ले रहे हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ भी ओबे होता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी या एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये है। अब सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे जो E है वो क्या है, वो एनर्जी है, और E की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी। जो पीछे हमने वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पे, उस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद आपके पास न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी। लेट्स सी, E यहाँ पर हमने p स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर q स्क्वायर, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। E रेज टू पावर, यहाँ पे e रेज टू पावर e था ना, इस e की जगह पे ही हमने यही वाली वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करने के बाद, क्योंकि जो E है, जो आपके पास E एनर्जी चल रहा था, उसमें क्या था, प्लस का साइन, और यहाँ पे उसको हमने सेपरेट करके E की पावर काइनेटिक वाली अलग लिख दी और E की पावर पोटेंशियल वाली अलग लिख दी। तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल इन दोनों के इंटीग्रेशन फैक्टर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो काम हमने ऊपर किया था वही काम हमने यहाँ पे नीचे किया है। यहाँ पर अब दो वेरिएबल बन चुके हैं, क्योंकि एनर्जी के अंदर दो वेरिएबल थे, एक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, द सेकंड वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द टू इंटीग्रेशन इन प्लेस ऑफ वन। उसके बाद सिंपल हम सॉल्व करें हैं। देखो ऊपर जो है यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट फैक्टर को यहाँ पे अलग मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड फैक्टर को यहाँ पर अलग मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फर्स्ट फैक्टर वाली टर्म है, जो सेकंड फैक्टर वाली टर्म है वो यहाँ पे ये बन चुकी है, और जो अपॉन वाला फैक्टर था वो दोनों के नीचे यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे सेपरेट करने के बाद अब देखो, अगर हम यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म को कंसीडर करें, फर्स्ट टर्म के लिए पी स्क्वायर अपॉन 2m ई रेज टू पावर, जो ये वाला फैक्टर है पी स्क्वायर अपॉन 2m kbt, ये सिर्फ लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड है, दैट मींस ये काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है। जो ई रेज टू पावर सेकंड फैक्टर है, ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर है वो किसकी इंटरैक्ट कर रहा है, वो कांस्टेंट की इंटरैक्ट कर रहा है। सिमिलरली काइनेटिक के लिए ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, तो ऐसे ही अपॉन में है। अब क्योंकि यहाँ पे ये वाला फैक्टर इसके लिए कांस्टेंट की इंटरैक्ट कर रहा है, तभी हमने ये पोटेंशियल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग में सिर्फ काइनेटिक वाला पार्ट बचा। आपके पास यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 2m चल रहा था, यहाँ पे 1 अपॉन 2m कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर सिर्फ पी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m kbt ये वाला पार्ट आ गया। ये वाला जो फैक्टर है ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है। सिमिलरली ये नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही फैक्टर कैंसिल आउट हो चुका है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर कैंसिल आउट क्यों नहीं किया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाले फैक्टर में ऊपर पी स्क्वायर एक्स्ट्रा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट नीचे पी स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हम इस पी स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करके जो आंसर बनेगा वो आंसर ये बन जाएगा। उसके बाद हमारा जो एम है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो आपके पास e की पावर वाली टर्म है उसको हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर लेट कर दिया, नेगेटिव साइन को रिमूव करके, तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m kbt बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे p कैलकुलेट करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2m kbt इंटू वाई स्क्वायर, और p के लिए वो अंडर रूट बन के आपके पास सिंपल ये वाली टर्म बन जाएगी, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m kbt वाई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएशन ले तो यहाँ पे dp इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट की इंटरैक्ट कर रहा है, तो dp इज इक्वल टू सेम फैक्टर इनटू में dy हो जाएगा। यहाँ पे इस फैक्टर का हम यहाँ पे यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ dp। तो जैसे हमने यहाँ पे e की जो
पावर थी उसको वाई स्क्वायर पुट करा, सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है वहाँ पे जो e की पावर है उसको हम एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं। अब आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, e इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने के बाद पुट करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म बनी है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। ये इक्वेशन बनने के बाद हम यहाँ पे मैथ्स के स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपके पास ये कहता है कि वाई स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ पाई बाई 4 होती है, और जो ई रेज़ टू पावर जो नीचे है मीन्स ई रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 2, ये वैल्यूज होते हैं। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, सिर्फ हमने यहाँ पे यूज करे हैं। तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू के बी टी, ये वाला प्लेस जो था ये वाला, इसकी जगह हमने अंडर रूट ऑफ पाई बाई 4 ये पुट कर दिया, नीचे रूट पाई बाई 2 ये पुट कर दिया। सिमिलरली सेम चेंज हमने सेकंड इंटीग्रल में किया, के बी टी एज इट इज, ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है वो यही वाला ही बन रहा है, तो इसका रिजल्ट सेम जाएगा रूट पाई बाई 4, और नीचे वाला इंटीग्रल सेम यही बन रहा है, तो आपके पास सेम रिजल्ट ये जाएगा। ये सेम क्यों बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ y यूज किया था, सेकंड में हमने x किया। आपके पास सॉल्व करके KBT ये आंसर आ जाएगा। अब हम ये क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक एटम को लेके चले थे और उसकी एक ही डायरेक्शन को लेके चले थे, बट एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है, किसी पर्टिकुलर एटम की कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन 3 है, तो टोटल एनर्जी के लिए हमने क्या किया, इसको 3n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें करली बाय करली टी, मीन्स यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करे हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एन एज इट इज 3 के बी, टी का तो 1 ही बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। एन यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है, के बी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आर के इक्वल होता है। आर की वैल्यू फिक्स्ड है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड 5.96 अप्रोक्सीमेट कैन बी रिटन एज 6। तो यहाँ पे ये वही चीज़ आ गई जो अभी तक हमने पीछे बात की थी। तो यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो आपके पास ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ये ग्राफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ये वैल्यू मीन्स स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ेगी, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, और वो वाली वैल्यू क्या है 3R which is equal to 6। That's it about this article. नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट एक अभी हमने ऊपर पढ़ा वैल्यू 3R है। अब जो ये वाली वैल्यू है 3R, यहाँ पे जो पिछला केस था, जो CV का हमने रिजल्ट, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट का हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है, वो आपके पास क्या था N3KB या फिर 3R। उसका मतलब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, और इसके कारण हमने यहाँ पे सिंपल बात कही थी कि इसकी वैल्यू 6 होती है। बट अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। एक्सपेरिमेंटली ये कहा गया था कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होने के कारण हमारे पास हर एक केस में ज़रूरी नहीं था कि वैल्यू 3R ही लास्ट बनेगी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम डायमंड का केस ले रहे हैं, डायमंड के केस में स्टार्टिंग में तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये वाली वैल्यू 3R तक में 6 तक इंक्रीज नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे सिंपल ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर पे वैल्यू डिपेंडेंट होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी चेंज होती है। यहाँ पर जब हम कोई इंसुलेटर लेके चलते हैं तो ये T3 TQ वाले लॉ को ओबे करती है, लेकिन जब हम कोई मैटर लेके चलते हैं तो वो T वाले लॉ को ओबे करते हैं, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है।